जियान ए ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। चूंकि वह पहले से ही जानती थी, इसलिए छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा 12 गार्डों में से 3 ने उसे पहले ही देख लिया था, इसलिए वह यूं बुयाओ के साथ अलग व्यवहार नहीं करना चाहती थी। हालांकि जियान ए ने कहा, मैं अपनी अंतिम परीक्षा देने वाला हूँ। अगर हम मिलना चाहते हैं तो ग्रीष्म अवकाश के दौरान हमारी मुलाकात की व्यवस्था करें। यून बुयाओ अभी भी बैयून शहर में फिल्मांकन कर रहा था, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। जब बाई झोऊ ने ये सुना तो उसने तुरंत सहमति और खुशी में सिर हिलाया। ठीक है सेक्ट मास्टर, ये जानकर वह रोमांचित हो जाएगी। जियान ए मुस्कुराया लेकिन मुस्कुरा नहीं सका। यूं बुयाओ, वह सुपरस्टार जिस पर लाखों लोग फिदा थे, वास्तव में प्राचीन संप्रदाय से थे। अगली सुबह जियान ए ने नाश्ता किया और हमेशा की तरह बाहर चला गया। हालांकि उसने सी यूहान को अपना स्कूल बैग ले जाते हुए और यार्ड के बाहर पेड़ के सामने झुकते हुए उसका इंतजार करते हुए देखा। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? जियान ए ने आगे बढ़ते हुए पूछा। संप्रदाय गुरु जियान ए का सामना करते समय भी सी यूहान की अभिव्यक्ति अभी भी ठंडी थी। उसने केवल अपने दिल में उसके लिए सम्मान रखा, लेकिन इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। जियो जेन की तुलना में सी यूहान का व्यक्तित्व अधिक विलक्षण था। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ। वे दोनों साथ साथ बस स्टॉप की ओर चले। जियान ए को अचानक लगा कि यह एहसास अच्छा था। गुआन ताओ का परिवार पहले ही झोंगलू जिले में स्थानांतरित हो गया था, इसलिए वह इस अवधि के दौरान अकेले स्कूल जा रही थी। उसके साथ किसी का होना भी अच्छा था। क्या आपके माता पिता चिंतित नहीं हैं कि आप इस तरह बैयून शहर आए? जब जियान ए ने अचानक पूछा तो वे दोनों चल रहे थे। जब सी यूहान ने ये सुना तो उसने धीरे से उत्तर दिया, मैं एक अनाथ हूँ। जियान ए स्तब्ध रह गया और सी यूहान की ओर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने देखा कि उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी और उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जैसे कि वह किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हो जिसका उससे कोई सरोकार नहीं था। ये जानते हुए कि वह कम बोलने वाला व्यक्ति था, जियान ए ने सोचा कि वह और कुछ नहीं कहेगा। अप्रत्याशित रूप से सी यूहान ने अचानक कहा, जब मैं 6 साल का था तब से मैंने भटकना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में अंधेरे की शक्ति जागृत हुई। उसके बाद भाई बाई झोऊ ने मुझे पाया। 12 गार्डों की रैंकिंग सूची के अनुसार मुझे पता चला कि मैं 6ठे स्थान पर था। द शैडो असुर, क्या आप तब से बाई झोऊ के साथ रह रहे हैं? जियान ए ने पूछा। सी यूहान ने उत्तर दिया, मैं उसके पीछे क्यूसी तक गया और 4 साल तक वहां रहा, तो यह ऐसा ही था। जियान ए को नहीं पता था कि क्या महसूस करना है। जब वह 6 वर्ष के थे तब उन्होंने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। समाज दुष्ट था। एक लड़के के रूप में वह 4 साल तक अकेले रह सकते थे। जब वे स्कूल पहुंचे तो वे दोनों एरजोंग में दाखिल हुए। जियो ए, जिया किंगहुआन की आवाज़ ने उसे पीछे से बुलाया। जब वह करीब आए तो जिया किंगहुआन की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई, क्योंकि अभिव्यक्तिहीन सी यूहान जियान ए के पास खड़ा था। हाय, जिया किंगहुआन ने अजीब ढंग से अभिवादन किया। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जियान ए ने मुस्कुराते हुए सी यूहान से कहा, पहले कक्षा में वापस जाओ। सी यूहान ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। जिया किंगहुआन ने ये देखा और इतना चौंक गई कि उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। अरे, क्या हो रहा है? जियान ने, मुझे मत बताओ कि तुमने सी यूहान को सिर्फ एक दिन में वश में कर लिया। जियान ए को पसीना आ गया और उसने जिया किंगहुआन को घूरते हुए गुस्सा होने का नाटक किया। बकवास मत करो। नहीं,
फिर क्या हो रहा है? मुझे जल्दी बताओ, नहीं तो मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा। जिया क्विंगहुआन उत्तेजित दिख रही थी। क्या मजाक? ये सी यूहान था। जब उनका यहाँ स्थानांतरण हुआ तो उन्होंने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। अब वह जियान ए के साथ दिखाई दिया और बहुत आज्ञाकारी लग रहा था। अगर जिया किंगहुआन ने गपशप नहीं की तो वह जिया किंगहुआन नहीं थी। जियान ए ने उसका हाथ पकड़ लिया और चलते समय कहा, उसने कल मेरी मदद की, इसलिए मैं उसे धन्यवाद देने गया। फिर हमने थोड़ी बातचीत की और मुझे लगा कि वह एक अच्छा इंसान था, इसलिए हम दोस्त बन गए। बकवास। यह जिया क्विंगहुआन की प्रतिक्रिया थी। उन्होंने संक्षेप में बातचीत भी की। क्या सी यूहान जानता था कि लोगों से कैसे बात करनी है? वह इस पर विश्वास नहीं करेगी। जिया किंगहुआन की अविश्वास की अभिव्यक्ति को देखकर जियान ए को भी लगा कि उसका झूठ थोड़ा सस्ता था। मैं शर्मिंदगी से हंसने से खुद को रोक नहीं सका और खराब होने का नाटक करने लगा। ओह, इतना मत पूछो। वैसे भी मैं अब उसका अच्छा दोस्त हूँ। सिर्फ अच्छे दोस्त? जिया किंगहुआन ने अपना रडा चालू किया और भौहें चढ़ाकर पूछा। अन्यथा जियान ए ने उसकी ओर देखा। क्या आप अपने दिमाग में कुछ साफ नहीं सोच सकते? क्या एक पुरुष और एक महिला के बीच शुद्ध दोस्ती नहीं हो सकती? मजाक करना बंद करो, जिया क्विंगहुआन ने कहा। फिर आप एक साथ स्कूल में क्यों दाखिल हुए? जियान ने, वह भी साउथ सिटी से है। जिया क्विंगहुआन स्तब्ध था और आश्चर्यचकित दिख रहा था। सी यूहान साउथ सिटी से है? बिल्कुल नहीं, वह बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश दिखता था। फिर भी वह साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट से था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सी यूहान 4 साल तक क्यूसी के शाही परिवार के साथ रहे थे और उनकी छवि अवर्णनीय महान थी। वह बिल्कुल भी किसी गरीब परिवार का बच्चा नहीं लग रहा था। ये सच है, जियान ए ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला, क्योंकि इसके बाद वह हर दिन सी यूहान के साथ स्कूल जा सकती थी। अगर वह ऐसा नहीं कहती तो वह भविष्य में खुद को समझा नहीं पाती। सौभाग्य से साउथ सिटी ध्वस्त होने वाली थी। तब तक वह हाइचिंग जिले में चली जाएंगी। जिया क्विंगहुआन को संदेह था। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक स्कूल का प्रसारण बज उठा। छात्रों, अब हम एक महत्वपूर्ण समाचार प्रसारित करेंगे। हाल ही में हमारे शहर के शिक्षा ब्यूरो ने एक गणितीय ओलंपियाड आयोजित किया। हमारे स्कूल की प्रतिनिधि टीम ने उच्चतम समग्र स्कोर के साथ टीम स्वर्ण पुरस्कार जीता। कक्षा 1 के जियान ए ने पूरे अंकों के साथ व्यक्तिगत स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया। कक्षा 1 के जियान यी और कक्षा 4 के यांग फी ने 107 अंकों के साथ व्यक्तिगत कांस्य पुरस्कार प्राप्त किया। उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने वाले छात्रों को बधाई। आज अंतर विद्यालय अभ्यास के दौरान प्रिंसिपल सन व्यक्तिगत रूप से विजेता छात्रों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। जियान ए स्कूल में था। जैसे ही प्रसारण समाप्त हुआ, जियान ए को जानने वाले कई लोग उसकी ओर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। पूर्ण अंक? क्या यह व्यक्ति राक्षस था? गणितीय ओलंपियाड के लिए एक आदर्श स्कोर? जियान ए भी भ्रमित था। आखिरकार ये खबर इतनी अचानक आई कि उसने उसे चौंका दिया। स्वर्ण पुरस्कार, पूर्ण अंक। हे भगवान, जियो ए, तुम्हें स्वर्ण पुरस्कार मिला। जिया किंगहुआन को होश आ गया और उसने जियान ए को उत्साह से गले लगा लिया। जियान ए भी बहुत उत्साहित था। ये पहली बार था जब उसने अपने 2 जीवनकालों में इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसे स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी परीक्षा के लिए अतिरिक्त अंक प्राप्त कर सकी। वे दोनों कक्षा में लौट आए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, कक्षा में उत्साहपूर्ण तालियां बजने लगीं।
जिससे जियान ए डर गया। जियान ने, बधाई हो, जियान ने, तुम अद्भुत हो, आपने सचमुच हमारी कक्षा को गौरवान्वित किया है। छात्रों ने जियान ए की सराहना की और बधाई दी, जिससे जियान ए को समझ नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। उसके ग्रेड हमेशा अच्छे रहे थे और यह कोई नई बात नहीं थी। हालांकि अतीत में उसके सहपाठियों की नज़र में इससे कुछ भी नहीं बदला। वह अभी भी साउथ सिटी की वही गरीब लड़की थी। हालांकि उस समय ये लोग तहे दिल से उसकी प्रशंसा करते दिखे। इससे जियान ए को थोड़ा असहज महसूस हुआ। आखिरकार उसके पिछले और वर्तमान दोनों जीवन में एरज़ोंग में उसके सहपाठियों ने उसे कभी पसंद नहीं किया। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए जियान ए ने तुरंत सभी को धन्यवाद दिया और जिया क्विंगहुआन को वापस उसकी सीट पर खींच लिया। जियान यी ने अपनी आंखों में अनिच्छा के साथ जियान ए की पीठ की ओर देखा। उसने दांत पीस लिए। ये फिर से जियान ए था। वह हमेशा उसे क्यों दबाती रही? वह मासिक परीक्षा या ओलंपियाड में उनसे नहीं जीत सकी। जियान यी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस समय शिक्षकों के कार्यालय में प्रशंसा बढ़ गई और गिर गई। शिक्षकों ने वर्ष 1, कक्षा 1 के फॉर्म शिक्षक सुन दाशेक को बधाई दी। शिक्षक सन, आपकी कक्षा में जियान ने एक अच्छा अंकुर है। यह सही है। ऐसी स्थिति कभी नहीं आई जब किसी ने ऐसी प्रतियोगिताओं में पूर्ण अंक प्राप्त किए हों। इस बच्चे का दिमाग शानदार है। जियान ए भी हमारे स्कूल में शीर्ष छात्र था। प्रारंभिक प्रतियोगिता के दौरान सुन दाशेक के चेहरे पर भी आज मुस्कान थी। एक औपचारिक शिक्षक के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से गर्व था कि उनके छात्रों ने इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में स्वर्ण पुरस्कार जीता था। वह सिर हिलाने और प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। जियान ए आमतौर पर अपनी पढ़ाई में बहुत गंभीर है और ईमानदार और आज्ञाकारी है। पिछली बार मासिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके उसे कक्षा 1 में वितरित किया गया था। कक्षा की तैयारी के लिए जाने से पहले शिक्षकों ने फिर से उत्साहपूर्वक चर्चा की। कुछ ही समय बाद सुन दाशेक ऊर्जावान और प्रसन्न अभिव्यक्ति के साथ कक्षा 1 में उपस्थित हुए। जिया किंगहुआन ने कहा, खड़े हो जाओ। छात्र एक के बाद एक खड़े हो गए। नमस्कार शिक्षक। सुन दाशेक के चेहरे पर आमतौर पर गंभीर भाव थे। आज उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान थी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, नमस्कार छात्रों, कृपया बैठिए। सभी के बैठने के बाद सुन दाशेक ने कहा, मेरा मानना है कि हर कोई जानता है कि हमारी कक्षा के जियान ने और जियान यी ने हमारे शहर के गणितीय ओलंपियाड में एरज़ोंग का प्रतिनिधित्व किया था। उन दोनों ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए, विशेष रूप से जियान ने, जिन्होंने पूरे अंकों के साथ स्वर्ण पुरस्कार जीता। हर कोई ताली बजाएं और उसका उत्साहवर्धन करें। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, तालियों की एक और गड़गड़ाहट गूंज उठी। जियान यी की अभिव्यक्ति बिखर गई। हालांकि कांस्य पुरस्कार पहले से ही एक उत्कृष्ट परिणाम था। जियान ए के स्वर्ण पुरस्कार की तुलना में मात्र कांस्य पुरस्कार की परवाह कौन करेगा? जियान ए ने सारी लाइमलाइट चुरा ली थी। इससे जियान यी, जो ध्यान का केंद्र बनना पसंद करती थी, क्रोधित हो गई। हालांकि उसे अभी भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी थी। कितना क्रोध करने वाला! जियान ए को देखते हुए, जो पहले से ही छात्रों की तालियों की आदी हो गई थी और शांत मुस्कान के साथ अपनी सीट पर बैठी थी, न तो अहंकारी और न ही उतावले लग रही थी। सुन दाशेक चुपचाप सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने इंटर-स्कूल अभ्यास के दौरान पुरस्कार समारोह आयोजित किया। स्वर्ण पुरस्कार के विजेता के रूप में सिटी एजुकेशन ब्यूरो से एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी प्राप्त करने के अलावा
जियान ए को एर्जोंग से 3000 युआन भी मिले, जो उन्हें प्रिंसिपल सन द्वारा प्रदान किया गया था। इस युग में 3000 युआन कोई छोटी रकम नहीं थी। ये श्रमिक वर्ग के मासिक वेतन से पहले ही अधिक था। संभवतः केवल एर्जहोंग जैसा महान स्कूल ही 3000 युआन दे सकता है। जियान यी और दूसरे कांस्य पुरस्कार विजेता को 2000 युआन मिले। प्रतियोगिता में उत्तम अंक आने की खबर स्कूल में जंगल की आग की तरह फैल गई। यह न केवल प्रथम वर्ष के समूह में समाचार था, बल्कि पूरा विद्यालय इस पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहा था। क्या ऐसी प्रतियोगिता में पूर्ण अंक प्राप्त करना आश्चर्यजनक नहीं होगा? जियान ए पहले से ही अपने दिल में रो रही थी। एर्जोंग में उसके बारे में खबरों का आखिरकार सकारात्मक होना मुश्किल था। दोपहर के समय कैफेटेरिया में, जियो ए, तुम्हें हमारा इलाज करना होगा। जब जियान ए बैठी तो उसके हाथ में एक प्लेट थी। तभी जिया क्विंगहुआन ने अधीरता से बात की। गुआन ताओ ने भी मुस्कुराते हुए जियान ए की ओर देखा। यह देखकर जियान ए ने मनोरंजन के साथ जिया क्विंगहुआन की ओर देखा और कहा, इलाज करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप फिल्मांकन में बहुत व्यस्त हैं। क्या आपके पास खाने का समय है? हाँ, जिया क्विंगहुआन ने तुरंत कहा। मैं तीसरी मुख्य महिला नायिका हूँ। मेरे पास पहले से ज्यादा दृश्य नहीं हैं, और मैं पहले जितना व्यस्त नहीं हूँ। निर्देशक यिमिंग को भी पता है कि मैं अपनी अंतिम परीक्षा देने वाला हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि वह मेरे दृश्यों को रोकने की योजना बना रहे हैं। मैं परीक्षा के बाद और ग्रीष्म अवकाश के दौरान फिर से फिल्म बनाऊंगा। ये ठीक है। किंगहुआन की बातें सुनकर जियान ए ने सिर हिलाया। ठीक है, जल्द ही मेरा जन्मदिन है। चलो साथ में खाना खाएं। मेरी दावत? जन्मदिन? जिया क्विंगहुआन स्तब्ध रह गया। उसने अचानक कहा, आपका जन्मदिन जून में है? गुआन ताओ ने सिर हिलाया। जियो ए का जन्मदिन 20 जून को है। जिया किंगहुआन, क्या वह परसों नहीं है? जियान ए ने उदासीनता से अपना हाथ लहराया। मैंने कुछ भी योजना नहीं बनाई। इतना आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है। अतीत में उसके जन्मदिन के दौरान उसकी माँ उसके लिए केक खरीदती थी और उसकी चाची के परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए व्यंजनों की एक मेज बनाती थी। जियान ए ने कभी भी अपना जन्मदिन अपने सहपाठियों के साथ नहीं मनाया था। अगर जिया किंगहुआन ने दावत के बारे में उल्लेख नहीं किया होता, वह भूल गई होती कि यह उसका जन्मदिन था। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिया क्विंगहुआन के चेहरे पर गंभीर भाव थे। हमें आपका जन्मदिन मनाना है। आइए इसे एक साथ मनाएं। जियान ए ने तुरंत कहा। लिन यी और बाकियों को यह मत बताना कि यह मेरा जन्मदिन है। बस इतना कहो कि मैंने प्रतियोगिता जीत ली है, इसलिए मैं सभी को भोजन करा रहा हूँ। जियान ए नहीं चाहता था कि हर कोई पैसा खर्च करे। इसका मुख्य कारण ये था कि अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। यदि वे एक साथ भोजन कर सकें तो वह पहले से ही बहुत खुश थी। अप्रत्याशित रूप से, जैसे ही जियान ए ने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे से लिन यी की आवाज आई। ये जल्द ही आपका जन्मदिन है? जियान ने वह मुड़ी और देखा कि लिन यी, यान तियान और गाओ यांग उसके पीछे खड़े हैं। उनके हाथों की प्लेटें खाली थीं। ये स्पष्ट था कि उन्होंने अपना भोजन समाप्त कर लिया था। जियान ए के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना जिया क्विंगहुआन ने तुरंत कहा, हाँ, परसों जियो ए का जन्मदिन है। वह हमें भोजन कराना चाहती है। जब यान तियान ने ये सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और कहा, बहुत बढ़िया, ओलंपियाड के लिए स्वर्ण पुरस्कार और जन्मदिन, ये दोहरा जश्न है। हम इसे मनाने में आपकी मदद करेंगे। बाकी लोग भी मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगे। जियान ए असहाय था और केवल सिर हिला सकता था।
वह मुस्कुराई और बोली, चलो इसे इस सप्ताहांत में करते हैं। मेरा परिवार शायद परसों मेरे लिए जश्न मनाएगा। चलो सप्ताहांत के दौरान बाहर चलते हैं और मौज मस्ती करते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। लिन यी पहले से ही सोच रही थी कि जियान ए को क्या दिया जाए। आखिरकार उसके जन्मदिन पर जियान ए ने उसे एक गोयू फाउंटेन पेन दिया जिस पर उसका नाम खुदा हुआ था। वह अभी भी इसका उपयोग करना सहन नहीं कर सका। उन्होंने इसे अपने पेंसिल केस में रखा और जब भी वे इसे देखते तो उनका मूड बेहतर हो जाता। अब चूंकि यह जियान ए का जन्मदिन था, उसे एक अधिक सावधानीपूर्वक उपहार देना था। इस हंगामे ने जियान यी और पास की दूसरी टेबल पर बैठे बाकी लोगों को ईर्ष्यालु बना दिया। ली युनमेई ने जियान ए की ओर लिन यी की उज्ज्वल मुस्कान को देखा और महसूस किया कि इससे उसकी आंखें चुभ गईं। उसकी तुरंत भूख खत्म हो गई और उसने अपनी चॉपस्टिक मेज पर पटक दी। हा, वह किस लिए इतनी आत्मसंतुष्ट है? क्या ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है? जब शी जी ने ये देखा तो बोली, यह सही है, यी ने एक पुरस्कार भी जीता। वह उसके जैसी नहीं है। कितनी अहंकारी है। जियान यी की अभिव्यक्ति सौम्य थी और उसने एक शर्मिंदा और महिला जैसी मुस्कान प्रकट की। हालांकि उसने मन ही मन सोचा, मैं भी अहंकारी होना चाहती हूँ, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास केवल कांस्य पुरस्कार है। हालांकि बैयुन शहर चीन के उत्तरी छोर पर स्थित था, लेकिन जून के मध्य में मौसम पहले से ही गर्म था। जियान यू अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और झोंगलू जिले के ड्राइविंग स्कूल से निकल गया। वह हाइचिंग जिले की ओर बढ़े। जियान ए ने उन्हें गाड़ी चलाना सीखने का निर्णय लेने में मदद की। जियान यू ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि उसे इसे सीखना चाहिए। उन्होंने झोंगलू जिले के पास एक ड्राइविंग स्कूल पाया और पंजीकरण कराया। गर्म हवा उसके चेहरे पर लगी। जियान यू पूरे रास्ते चला और अंत में बैयुन शहर में एक बहुत प्रसिद्ध केक की दुकान के बाहर रुका। इस दुकान का नाम चैम्प्स एलिसीज था। ये बैयुन शहर में बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए उन्हें 2 दिन पहले केक का ऑर्डर देना पड़ा। परसों उसकी बहन का जन्मदिन था। दुकान का दरवाज़ा मुख्य रूप से दूधिया सफ़ेद था और कुछ नारंगी और पीले रंग की सजावट से मेल खाता था। यह बहुत ताज़ा था, लेकिन आकर्षक नहीं था। हालांकि बुधवार की दोपहर थी, फिर भी काउंटर के सामने लंबी कतार थी। सौभाग्य से ये लोग यहाँ ब्रेड और मिठाइयाँ खरीदने आए थे। जन्मदिन के केक चुने गए और दूसरे काउंटर पर आरक्षित कर दिए गए। जैसे ही जियान यू दुकान में दाखिल हुआ, एक हमर एसयूवी सड़क के किनारे रुकी। मिस, ये बैयुन शहर की सबसे अच्छी केक की दुकान है। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जी परिवार का ड्राइवर था। वह लगभग 30 के दशक का था और ताकतवर था। वह एक सेवानिवृत्त विशेष बल का सिपाही था। जी हॉक्सू सामने वाली यात्री सीट पर बैठे और खिड़की से बाहर केक की दुकान की ओर देखने लगे। फिर उसने सिर हिलाया। ये ठीक लग रहा है, अंकल ताओ। मेरे लिए रुको, मैं अंदर जाकर देखूंगी, जी हॉक्सू ने दरवाजा खोलते हुए कहा और कार से बाहर कूद गई। जी हॉक्सू ने अभी भी एक गंदी चोटी पहन रखी थी, रंगीन बाल बांधना। उसने छोटी मोटरसाइकिल जैकेट और कसी हुई चमड़े की पैंट के साथ आकर्षक चमड़े के जूते पहने हुए थे। वह असाधारण रूप से आकर्षक थी। इस तरह सामने आते ही उन्होंने सफलतापूर्वक सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यहाँ तक कि बैयुन शहर जैसे विकसित शहर में भी जी हॉक्सू जैसे कपड़े पहनने वाले लोग बहुत दुर्लभ थे। आखिरकार ये केवल 2002 था। जियान यू ने गलती से जी हॉक्सू को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके अतिरंजित रूप ने सबसे पहले उसे आकर्षित किया। हालांकि जी हॉक्सू ने गाढ़ा मेकअप नहीं किया था।
लेकिन उनका पहनावा ही लोगों को देर तक उन्हें घूरने के लिए काफ़ी था। हालांकि जी हॉक्स्यू लंबी थी, लेकिन वह जियान ए जैसी ही उम्र की दिखती थी। कुछ सेकंड बाद जियान यू ने दूर देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। आजकल की युवा लड़कियां बहुत दिखावटी होती हैं। वह इसकी सराहना नहीं कर सका। जी हॉक्स्यू ने दरवाजे के चारों ओर देखा और काउंटर के सामने कई लोगों को कतार में खड़े देखा। वह आगे बढ़ी। इसी समय उसकी जेब में रखा फ़ोन अचानक बज उठा। जी हॉक्स्यू ने इसे बाहर निकाला और देखा कि यह उसका भाई था। भाई। जब जी हॉक्स्यू ने उसे उठाया तो उसने आवाज़ लगाई। हालांकि इस कार्रवाई ने पहले ही कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। दो अधेड़ उम्र के आदमी पहले से ही जी हॉक्स्यू के पीछे आ गए थे और कतार में लगने का नाटक कर रहे थे। जी हॉक्स्यू के पास एक स्लिंग बैग था, जो उसकी पीठ के निचले हिस्से पर गिरा हुआ था। इस समय जी हॉक्स्यू जी होयू के साथ फ़ोन पर थी और उसने उसके पीछे की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। दो व्यक्तियों में से एक ने अपनी अधिकांश दृष्टि को ढक लिया, जबकि दूसरे ने एक तेज खंजर निकाला और जी हॉक्स्यू के स्लिंग बैग के निचले हिस्से में एक छेद कर दिया। ये दोनों लोग स्पष्ट रूप से कुशल तकनीकों वाले अनुभवी अपराधी थे। न केवल किसी ने उनकी पूरी गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जी हॉक्स्यू को भी कुछ महसूस नहीं हुआ। बटुआ दरार से गिर गया और आदमी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। जैसे ही वह उसे अपनी जेब में रखने वाला था, अचानक किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने ऊपर देखा और जियान यू की ठंडी आंखों से मुलाकात की। जियान यू ने चोरी हुए बटुए के साथ उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। वह आदमी घबरा गया और उसने अपने हाथ में खंजर लहराया। ये देखकर जियान यू ने तुरंत जाने दिया और चकमा दे दिया। लेकिन तब भी बहुत देर हो चुकी थी। खंजर बैग को आसानी से काट सकता था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से तेज था। जियान यू की बाह में चोट नहीं लगी, लेकिन ठंड लग गई और जल्द ही खून बहने लगा। आदमी की अचानक की गई हरकत ने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। लाइन में लगी लड़कियों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। जब उन्होंने देखा कि किसी का खून बह रहा है तो वे तुरंत चिल्लाए और भाग गए। जी हॉक्स्यू सबसे पहले पलटे थे। जब उसने अपने पीछे एक आदमी को चाकू पकड़े हुए देखा, तो वह चौंके बिना नहीं रह सकी। हालांकि वह बटुआ इतना परिचित क्यों लग रहा था? क्या वह उसका बटुआ नहीं था? भाई, मुझे कुछ करना है, बाद में बात करते हैं। जी हॉक्स्यू ने जल्दी से फ़ोन रख दिया और जिप खोलने के लिए जल्दी से अपना बैग पकड़ लिया। हालांकि उसने देखा कि बैग का निचला भाग खुला हुआ था। एक पल में उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। जब उन दोनों व्यक्तियों ने देखा कि उन्होंने जो किया है वह खुल गया है और उन्होंने किसी को चाकू से घायल भी कर दिया है, तो वे तुरंत भागे। ये देखकर जियान यू को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी बांह पर लगे घाव से अभी भी खून बह रहा है। वह आगे बढ़ा। दोनों आदमी दुबले पतले और कमज़ोर थे। 1.83 मीटर लंबे जियान यू के सामने वे बेकार थे। बटुए वाले व्यक्ति को अपनी पीठ धंसी हुई महसूस हुई, इससे पहले कि उसके पैर दुकान से बाहर निकल पाते। जियान यू ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। जियान यू फुर्तीला था। उसने खुद को चोट पहुंचाने से बचने के लिए तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़ लिया जिसके हाथ में चाकू था। फिर उसने उस आदमी की पीठ को धक्का देने के लिए अपने घुटने का इस्तेमाल किया, जिससे वह जमीन पर लेट गया और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। ये देखकर उस आदमी का साथी घबरा गया और उसने जियान यू के सिर पर लात मारना चाहा। अप्रत्याशित रूप से उसी क्षण एक लकड़ी की कुर्सी कहीं से उड़कर आई। जी हॉक्स्यू को पता नहीं था कि उसे दरवाजे पर एक छोटी कुर्सी फेंकने की ताकत कहाँ से मिली।
तुमने मेरा बटुआ चुरा लिया। मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। जी हॉक्स्यू चिल्लाई और उसने हाथ में पेस्ट्री वाली प्लेट बाहर फेंक दी। फिर उसने क्लिप भी बाहर फेंक दी। अपनी नफरत को शांत न करते हुए जी हॉक्सू तेजी से वहां पहुंची। राहगीरों ने उनकी प्लेटों में से केक छीन लिए और उन्हें बाहर फेंक दिया। जब क्लिप उसके सिर पर लगी तो चोर दर्द से चिल्लाया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, एक क्रीम मूस सीधे उसके चेहरे की आंख में लगी। जी हॉक्स्यू ने चारों ओर देखा और काउंटर के पास एक पोछा खड़ा देखा। वह आगे बढ़ी, पोछा उठाया और आगे बढ़ी। शख्स ने अभी अभी अपनी आंखों पर लगे केक को हाथ से पोंछा था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि एक गंदा पोछा उस पर झपट रहा है। जी हॉक्स्यू आक्रामक रूप से चिल्लाया, नरक में जाओ। हालांकि जी हॉक्स्यू एक युवा लड़की थी, उसने इस बार पर्याप्त ताकत का इस्तेमाल किया था। इससे वह व्यक्ति सतर्क हो गया और उसके चेहरे पर पोछा मारा गया। तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बाहर की ओर गिर गया। आखिर में वह जमीन पर बैठ गया और दुकान के बाहर सीढ़ियों से लुढ़क गया। जो लोग समय पर दुकान से नहीं निकले वे अवाक रह गए। ये युद्ध शक्ति बिल्कुल ही चार्ट से बाहर थी। जब सन ताओ ने कार में ये दृश्य देखा, तो वह तुरंत कार से बाहर कूद गए। संयोगवश वह आदमी दयनीय अवस्था में जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया। इस स्थिति में वह अपने साथी के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था, जिसे जियान यू ने पकड़ रखा था। वह उठ खड़ा हुआ और दौड़ना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से सन ताओ ने अपने बड़े हाथ से उसका सिर पकड़ लिया और उसे किनारे कूड़ेदान में गिरा दिया। उस आदमी ने अपनी आंखें घुमा लीं और वहीं बेहोश हो गया। सुन ताओ ने उस व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया और घबराकर दुकान में घुस गया। दुकान में गंदगी फैली हुई थी, टूटे हुए केक और मक्खन हर जगह थे। जियान यू की बांह से खून बह रहा था। जी हॉक्स्यू का एक हाथ पोछे पर और दूसरा उसकी कमर पर था। वह थकावट से हाँफ रही थी। मिस, क्या आप ठीक हैं? सुन ताओ आगे बढ़े और उनकी आवाज़ कांप रही थी। यदि जी हॉक्स्यू को कुछ भी हुआ, तो वह परिणाम सहन नहीं कर सका। जी हॉक्स्यू को होश आ गया और उसने निडरता से अपना हाथ लहराया। अंकल ताओ, मैं ठीक हूँ। जैसे ही वह बोली, उसने पोछा एक तरफ फेंक दिया और जियान यू के पास पहुंची। उसने देखा कि उसका सफ़ेद कोट कट गया था और आस्तीन पर खून लग गया था। आप घायल हो गए हैं। जी हॉक्स्यू ने भौहें सिकोड़ लीं और नीचे बैठ गईं। उसने ऊपर देखा और जियान यू की नज़र से मिला। जियान यू की एक जोड़ी फीनिक्स के आकार की आंखें और गोरी त्वचा थी। वह सुंदर और मर्दाना था। उसके खून बहने की उपस्थिति के साथ वह बस हार्मोन से भर रही थी। जी हॉक्स्यू का दिल बेवजह धड़क उठा। अरे नहीं, वह प्रलोभित थी। जियान यू ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और शांति से कहा, मैं ठीक हूँ। उसके नीचे का चोर अभी भी जी हॉक्स्यू के बटुए को कसकर पकड़ रहा था। जियान यू ने इसे छीन लिया और उसे सौंप दिया। आपका बटुआ, धन्यवाद। जी हॉक्स्यू इसे लेने के लिए बाहर पहुंची, लेकिन उसकी नज़रें जियान यू के चेहरे पर टिकी थीं। जितना अधिक उसने इसे देखा, उतना ही उसे ये पसंद आया। इस व्यक्ति को मुझ पर छोड़ दो, अपने घाव का इलाज करो। सुन ताओ आगे बढ़े और चोर को उठा लिया। जियान यू भी खड़ा हो गया। इस समय उसने अपने घायल दाहिने हाथ को देखा और भौहें चढ़ा लीं। उसका काफी खून बह चुका था। मैनेजर ने जल्दी से एक मेडिकल किट निकाली। यहाँ धुंध और कीटाणुनाशक है। आइए पहले इसे संक्षेप में संभाल लें। हमने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। ये देखकर जी हॉक्स्यू ने तुरंत मेडिकल किट छीन ली। मैं इसे करूँगा। जियान यू को एक कुर्सी मिली और वह बैठ गया।
उसने अपना कोट उतार दिया और अपनी मांसल भुजाएं प्रकट कर दीं। सौभाग्य से ये केवल एक तेज खंजर था और इसने उसे केवल खरोंच दिया। घाव गहरा नहीं था, इसलिए उसे टाँके लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन घाव थोड़ा लंबा था, इससे थोड़ा दर्द हो सकता है। सहन करो, जी हॉक्स्यू ने कहा। जियान यू ने भावहीन ढंग से सिर हिलाया। वह डरता नहीं था। ये देखकर जी हॉक्सू ने कीटाणुनाशक को अल्कोहल स्वैब से पोंछा और फिर लाल दवा लगाए। अंत में उसने इसे धुंध से लपेटा और एक धनुष बांध दिया। जी हॉक्स्यू जियान यू को उसकी बाँह पर लगे खून को पोंछने में मदद करना चाहता था, लेकिन जियान यू ने कहा, मैं इसे स्वयं करूँगा, मैं कर देता हूँ। जी हॉक्स्यू अनिच्छुक थे। ये कहते हुए उसने एक गीला तौलिया उठाया और उसे पोंछ दिया। ये देखकर जियान यू ने कुछ नहीं कहा। इस घटना के बाद जो लोग सामान खरीदना चाहते थे वे एक के बाद एक चले गए। कुछ ही समय बाद दुकान में केवल कर्मचारी और कुछ और लोग ही बचे थे। अभी जो हुआ उसके लिए धन्यवाद। मैंने नहीं किया। इस पर बिल्कुल ध्यान दें। अपने घाव का इलाज करने के बाद जी हॉक्स्यू ने जियान यू की ओर देखा और अपराध बोध से कहा, मैंने तुम्हें चोट भी पहुंचाई। जियान यू ने उसकी ओर देखा और कहा, आपका स्वागत है। न केवल वह ऐसी किसी चीज से डरती नहीं थी, बल्कि उसने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई भी की। ये सोचकर उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। चोर द्वारा उसे निशाना बनाए जाने का कारण केवल यह नहीं था कि वह छोटी थी। जो लोग इस केक की दुकान पर केक खरीदने आ सकते थे वे सभी अमीर लोग थे। इसके अलावा उसके कपड़े आकर्षक थे और उसके पास कम उम्र में एक फ़ोन था। स्वाभाविक रूप से इरादे वाले लोग सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे। जी हॉक्सू ने जियान यू को सीधी और भावुक निगाहों से देखा। यह उस तरह का था जहां वह उस व्यक्ति को देख रही थी जिसे वह पसंद करती थी। वह दिखने में बहुत अच्छा था। वह न केवल दिखने में सुंदर था, बल्कि बहुत नेक भी था। प्लस अंक। टेलीविज़न पर आइडल ड्रामा में जी हॉक्सू ने पहली नज़र के प्यार के दृश्यों का भी मजाक उड़ाया। लेकिन अब उसे विश्वास हो गया कि पहली नज़र का प्यार इस दुनिया में मौजूद है। इससे उसका दिल तुरंत धड़कने लगा और उसमें उससे शादी करने की इच्छा जगी। 3 साल तक विदेश में रहने के बाद जी हॉक्स्यू अपने साथियों की तुलना में अधिक परिपक्व और खुले विचारों वाली थी। उसे आरक्षित होने की परवाह नहीं थी, उसे बस ये बड़ा भाई पसंद आया। जी हॉक्स्यू की नज़र बहुत भावुक थी और जियान यू को घूरने में थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसे तुरंत याद आया कि वह आज गंभीर कार्य के लिए यहाँ आया था। वह खड़ा हुआ और काउंटर की ओर चला गया। जियान यू ने कर्मचारियों से कहा, हेलो, मैं जन्मदिन का केक ऑर्डर करना चाहता हूँ। मैं परसों दोपहर को आकर ले लूँगा। ठीक है। कर्मचारी तुरंत सहमत हो गए। प्रदर्शन कैबिनेट में शैली को देखो। आप कौन सा ऑर्डर करना चाहते हैं? मैं भी एक ऑर्डर करना चाहता हूँ। मैं परसों भी दोपहर को आकर ले लूँगा। जी हॉक्सू भी सामने आए और उन्होंने कर्मचारियों को देखा। जियान यू मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी ओर देखा। ये देखकर जी हॉक्स्यू हंसे। परसों मेरे भाई का जन्मदिन है। जियान यू ने थोड़ा सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, क्या संयोग है, इस लड़की के भाई का जन्मदिन जियो ए के समान ही है। क्या यह आपका जन्मदिन है? जी हॉक्स्यू जियान यू से अधिक बात करना चाहती थी, इसलिए उसने पूछने का अवसर लिया। जियान यू ने अपना सिर हिलाया। अपनी बहन के बारे में सोचकर उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। उसने धीरे से कहा, मेरी बहन, तुम्हारे भी भाई बहन हैं? जी हॉक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा एक भाई भी है। जैसे ही वह बोल रही थी,
जी हॉक्सू डिस्प्ले कैबिनेट को देखने और एक डार्क चॉकलेट केक की ओर इशारा करने से खुद को रोक नहीं सकी। आपको चॉकलेट ऑर्डर करना चाहिए। लड़कियों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद होता है। मुझे ये बहुत पसंद आया। जियान यू ने इसे देखा और कहा। उसे कुछ ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है। तभी उसकी नज़र एक हरे केक पर पड़ी। उन्होंने कर्मचारियों से पूछा, ये कौन सा स्वाद है? ये देखकर स्टाफ ने कहा, ये हरे सेब का स्वाद है। मिठास के बीच ये थोड़ा खट्टा है। ये खराब करने वाला नहीं है और अच्छी तरह बिकता है। जियान यू ने सिर हिलाया। फिर मैं इसे ले लूँगा। मुझे 12 इंच वाला चाहिए। धन्यवाद। मैं ये भी चाहता हूँ। जी हॉक्सू ने तुरंत कहा। 12 इंच भी? जियान यू मदद नहीं कर सका लेकिन उसे फिर से देखा। क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? क्या उसे चॉकलेट पसंद नहीं थी? ऐसा लगता है कि जी हॉक्सू ने जियान यू की आंखों में शब्द देख लिए हैं। वह शर्माई नहीं और उदारता से बोली, मेरे भाई को भी ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है। ये सच था। वे शब्द लिखें जो आप केक पर देखना चाहते हैं। परसों दोपहर 3 बजे के बाद आकर ले लेना। कर्मचारियों ने उनमें से प्रत्येक को एक कागज का टुकड़ा और एक कलम दिया। जियान यू ने केवल एक सरल वाक्य लिखा, जियो ए को 15वां जन्मदिन मुबारक हो। जी हॉक्सू ने लिखा, ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं। जैसे ही बिल का भुगतान हुआ, पुलिस आ गई। स्थिति को सहजता से समझने के बाद पुलिस ने दोनों चोरों को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में डाल दिया। पीड़ित के रूप में जी हॉक्सू को भी पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत पड़ी। जियान यू ने चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए बहादुरी से काम किया, इसलिए वह भी शामिल पक्षों में से एक था। उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। सौभाग्य से पुलिस स्टेशन चैम्प्स एलिसीज से केवल 2 ब्लॉक दूर था। जियान यू पुलिस के साथ सहयोग करने को तैयार था, इसलिए वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुलिस स्टेशन गया। विवरण बहुत स्पष्ट थे, केक की दुकान के अन्य लोगों की गवाही के साथ। जियान यू और जी हॉक्सू ने केवल घटना का संक्षेप में वर्णन किया और तुरंत अपना बयान दर्ज किया। ये दोनों चोर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग थे। इस बार न सिर्फ उन पर चोरी का शक किया गया, बल्कि उन्होंने किसी को चाकू मारकर घायल भी कर दिया। वे शायद जेल जा रहे थे। अंत में पुलिस अधिकारियों में से एक मदद नहीं कर सका, लेकिन जियान यू को देखकर कहा, युवक, धार्मिकता प्रोत्साहित करने और वकालत करने लायक है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा पहले रखनी होगी। आपने देखा कि दूसरे पक्ष के हाथ में हत्या का हथियार था, इसलिए आपको लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था। बाकी सब कुछ एक तरफ रखते हुए, अगर दूसरे पक्ष ने आपके जीवन में छुरा घोंप दिया, तो यह मजाक नहीं होगा। जब जी हॉक्सू ने ये सुना, तो उसने तुरंत बगल में सिर हिलाया। यह सही है। अगर मेरा बटुआ खो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे जरूर बुरा लगेगा। जियान यू का हाथ घायल हो गया था। जी हॉक्सू को दोषी महसूस हुआ, लेकिन उसका दिल और भी अधिक दुख गया। ये देखकर पुलिस अधिकारी जी हॉक्सू को गंभीरता से देखने से खुद को नहीं रोक सका और कहा, तुम वही हो, तुम अभी तक वयस्क नहीं हो। ठीक है, तुमने वास्तव में अपराधी से लड़ने की हिम्मत की। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? जी हॉक्सू स्वाभाविक रूप से पुलिस अधिकारी से बात नहीं करेगी। उसने केवल खेल खेल में अपनी जीभ बाहर निकाली। जियान यू ने सिर हिलाया। मैं अगली बार सावधान रहूंगा। मैं इतना उतावला नहीं होऊंगा। पुलिस पर जियान यू की अच्छी छाप थी। अन्याय देखकर किसी की मदद करने की जिम्मेदारी और साहस हर किसी के पास नहीं था। उनकी अभिव्यक्ति 70% तक नर्म हो गई। यह अच्छा है कि आपको याद है। मैं देख रहा
हूँ कि आपका हाथ घायल हो गया है। बेहतर होगा कि आप अस्पताल जाकर जांच करा लें कि कहीं आप संक्रमित न हो जाएं। जियान यू समझ गया। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद जियान यू अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और जाने वाला था। अप्रत्याशित रूप से जी हॉक्स्यू ने तुरंत पीछे से पकड़ लिया। बड़े भाई, मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलूंगा। जी हॉक्स्यू ने एक हाथ से मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ा और जियान यू की ओर देखा। तुम मेरी वजह से घायल हो गए, मुझे चिकित्सा बिलों का भुगतान करना चाहिए। जी हॉक्स्यू के चेहरे की विशेषताएं बहुत उत्कृष्ट थीं। इस दिखावटी अंदाज में भी उनका परफेक्ट चेहरा छिप नहीं सका। हालांकि वह केवल 13 वर्ष की थी और जियान यू का किसी और चीज के बारे में सोचने का कोई इरादा नहीं था। ये सुनकर उसने कहा, कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक कट है। ये ठीक है। जैसे ही वह बोला, वह जाने ही वाला था कि जी हॉक्स्यू ने तुरंत उसे रोक दिया। अरे, अरे, रुको! जियान यू ने भौहें चढ़ाईं और प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। जी हॉक्स्यू को अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। जिस तरह से इस बड़े भाई ने भौहें चढ़ाईं वह बहुत आकर्षक था। तुम्हारा कोट भी फट गया है। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा, जी हॉक्स्यू ने कहा। जियान यू की भौहें शिथिल हो गईं। उसने आह भरते हुए धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, ये ठीक है, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। यही सच था। वह सफ़ेद कोट केवल 30 युआन का था। जियान यू ने कहा, मेरे पास कुछ है, इसलिए मैं जाऊंगा। जब उसने सुना कि वह जा रहा है, जी हॉक्स्यू को अपने दिल में अनिच्छा का एहसास हुआ। हालांकि उसने आश्चर्य से सिर हिलाया। ओह! जियान यू की नज़र जी हॉक्स्यू के हाथ पर पड़ी, जो उसकी मोटरसाइकिल को पकड़े हुए था। ये देखकर जी हॉक्स्यू ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर जियान यू ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चला गया। जी हॉक्स्यू की नज़र जियान यू की पीठ पर तब तक चलती रही जब तक वह गायब नहीं हो गया। अंत में उसे होश आ गया। इस समय सुन ताओ आगे बढ़े और कहा, मिस, चलो भी वापस चलते हैं, अन्यथा पुराने मास्टर चिंतित होंगे। ओह लानत! जी हॉक्स्यू ने परेशान होकर अचानक अपने पैर पटक दिए। क्या गलत है, मिस? सुन ताओ ने घबराते हुए पूछा। जी हॉक्स्यू उदास दिख रहे थे। मैं उसका संपर्क विवरण मांगना भूल गया। वह मूर्ख थी। वह इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल सकती थी? सुन ताओ ने बेवजह जी हॉक्स्यू की ओर देखा और उसके चेहरे पर गहरे भाव थे। उसने मन ही मन सोचा, तुम जी ग्रुप की उत्तराधिकारी हो, आप अन्य लड़कों से उनके संपर्क विवरण कैसे पूछ सकते हैं? हालांकि ये जी हॉक्स्यू का व्यक्तित्व था। उन्हें सामाजिक स्थिति या उम्र के अंतर की परवाह नहीं थी। अगर उसे कोई पसंद आता तो वह उसके पीछे भागती। यह अच्छा था। उसके लिए किसी महिला का किसी पुरुष का पीछा करना शर्मनाक नहीं था। अन्यथा कोई और इस बड़े भाई जैसे सुंदर और उत्कृष्ट व्यक्ति को छीन सकता है। जब वह अपना बयान दर्ज कर रही थी, तो उसने देखा कि यह बड़ा भाई केवल 18 वर्ष का था, जिसका अर्थ था कि वह उससे केवल 4 वर्ष बड़ा था। 3 साल बड़ी पत्नी से शादी करने का मतलब था कि वह धन्य था। 4 साल बड़े पति से शादी करने का मतलब था कि वह एक बेटे को जन्म देगी। वह इस बड़े भाई के लिए एक बेटे को जन्म देना चाहती थी। इस शख्स ने उसे पहली नज़र के प्यार में विश्वास दिला दिया। जी हॉक्स्यू ने अपने दिल में महसूस किया कि किसी व्यक्ति के लिए पहली नज़र में प्यार में पड़ना बहुत भाग्यशाली था। वह एक वीर शूरवीर की तरह था जो अचानक उसकी दुनिया और दिल में घुस आया। अब जब उसने उसके रूप के बारे में सोचा, तो उसका दिल धड़कने से बच नहीं सका। दुर्भाग्य से वह उसका संपर्क विवरण मांगना भूल गई। जी हॉक्स्यू निराश दिखे और मुंह फुलाने के अलावा कुछ नहीं कर सके।
ये देखकर सुन ताओ ने असहाय होकर आह भरी। मिस, क्या वह परसों दोपहर में केक लाने वाला नहीं है? मैं आपको थोड़ा पहले यहाँ ले जाऊंगा ताकि आप उससे मिल सकें। सन ताओ के शब्द प्रकाश की एक मजबूत किरण की तरह थे जिसने जी हॉक्सू की निराश आत्मा को तुरंत जागृत कर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। ओह, अंकल ताओ, आप बहुत होशियार हैं। चलो परसों जल्दी बाहर आएं। दोपहर में स्कूल के बाद जियान ए ने वांग यूनजी के घर जाने की योजना बनाई। स्वाभाविक रूप से सी यूहान उसके साथ होगा। हर दिन किसी के द्वारा उसे उठाए जाने का एहसास जियान ए को एक विशाल बच्चे जैसा महसूस कराता था। हालांकि हाल ही में बहुत सारी परेशानियां थीं, इसलिए उसे सावधान रहना पड़ा। गर्मी की छुट्टियों के बाद वह ठीक हो जाएंगी। रास्ते में जियान ए ने अचानक सी यूहान को मानसिक खेती के बारे में बताया। मानसिक साधना तकनीकों के 12 सेटों के मंत्र मेरे दिमाग में हैं, लेकिन साधना की प्रगति बहुत धीमी है। मैं अब केवल कुछ बुनियादी मानसिक साधना तकनीकों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता हूँ। मैं उनमें से अधिकांश को नियंत्रित नहीं कर सकता और मैं उच्चतम स्तर की मानसिक साधना तकनीकों को बिल्कुल भी विकसित नहीं कर सकता, जियान ए ने कहा। हालांकि इन दिनों उनकी खेती कभी नहीं रुकी थी, लेकिन परिणाम न्यूनतम थे। इस समय वह सी यूहान से भी सीखना चाहती थी। आखिरकार वे दोनों एक ही उम्र के थे और सी यूहान की अंधेरे की शक्ति पूर्णता तक पहुंच गई थी। जब सी यूहान ने ये सुना तो उन्होंने कहा, हम चिंतित नहीं हो सकते। सेक्ट मास्टर ने कुछ महीनों के लिए मानसिक साधना तकनीकों को आत्मसात किया। यह स्पष्ट है कि आप प्रतिभाशाली हैं क्योंकि आप पहले से ही बुनियादी बातों में महारत हासिल करने में सक्षम हैं। बेशक आपकी प्रतिभा को बढ़ाने के अलावा आपकी शारीरिक फिटनेस भी महत्वपूर्ण है। जैसे ही वह बोल रही थी, सी यूहान जियान ए को देखने से खुद को नहीं रोक सका और कहा, सेक्ट मास्टर का शरीर थोड़ा कमजोर लगता है, इसलिए आपको और अधिक प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो तो क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि सेक्ट मास्टर सीखने के लिए एक मार्शल आर्ट स्कूल में जाएं। शरीर ही नींव है। केवल जब नींव स्थिर होती है तो आप किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हैं। जियान ए ने समझ में सिर हिलाया। उसका शरीर सचमुच थोड़ा कमजोर था। पिछली बार लियू योंग पर हमला करने के बाद जिस हाथ पर उसने मुक्का मारा था, उसमें कुछ दिनों तक चोट लगी रही। दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ था। मार्शल आर्ट स्कूल, जियान ए ने बुदबुदाया। उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा? किस प्रकार का मार्शल आर्ट स्कूल अच्छा होगा? जूडो, ताइक्वांडो? जियान ए ने पूछा। सी यूहान ने अपना सिर हिलाया। चीन में एक पारंपरिक मार्शल आर्ट स्कूल सीखे गए कौशल सेक्ट मास्टर द्वारा अभ्यास की जाने वाली मानसिक साधना तकनीकों के पूरक हो सकते हैं। प्रभाव आदर्श हैं।